है। तो ये जो ट्रेनिंग है 3 दिन की ट्रेनिंग है। ठीक है, मेरा नाम पीयूष पटेल है और जो सर है संदीप पांडे नाम है इनका। ठीक है, हम ही लोग ट्रेनिंग कवर करेंगे। तो ट्रेनिंग क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है। शेड्यूल आपको दे दिया गया है। अभी जो फर्स्ट पार्ट इसमें है वो हमारा फंडामेंटल रहेगा और एमएस वर्ड रहेगा। एमएस वर्ड पे आप लोगों ने काम किया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मेल मर्ज देखेंगे, एडिटिंग देखेंगे, चार्ट देखेंगे, ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। कंप्यूटर का यूज जो सबसे पहले जो कंप्यूटर डेवलप किया गया था वो हमारा कैलकुलेशन करने के लिए डेवलप किया गया था। कैलकुलेशन इन द सेंस कि पहले क्या होता था, कैलकुलेटर होते थे। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर बनाया गया। तो कंप्यूटर इसलिए बनाया गया कि जैसे देखा होगा शुरुआत छोटे क्लासों में आप लोग जो कोई कैलकुलेशन करते थे उसमें पूछते थे कि डेसिमल के 2 पॉइंट या डेसिमल के 4 पॉइंट तक कैलकुलेशन की जाए। ठीक है, मगर कैलकुलेटर की अपनी लिमिटेशन है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, उसी लिमिटेशन को ओवरकास्ट करके क्या करता है, उसके जो कैलकुलेशन होती है डेसिमल के 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, जितने पे भी कैलकुलेशन वो कर सकता है। ठीक है, तो उसका फायदा क्या होता है, अब डेसिमल के 10 पॉइंट पे कैलकुलेशन कर रहा है तो हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं। फायदा है उसका, जब कुछ रिसर्च होती है, कुछ नई चीज डेवलप की जाती है, तो उसमें जो प्रीवियस रिजल्ट आ रहा है और जो नेक्स्ट रिजल्ट आ रहा है उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। तो अगर डेसिमल के 9 पॉइंट पे भी तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, यानी कि जो चेंज किया गया है उसका इफेक्ट कितना है। ठीक है, पहले तो कंप्यूटर का यूज इसके लिए किया गया था। फिर धीरे धीरे जैसे हमारा कंप्यूटर डेवलपमेंट होता गया तो इंटरनेट भी हमारा आ गया। ठीक है, इंटरनेट आ गया तो हमारे पास क्या हो गए, वेब पेज हो गए, वेबसाइट हो गई। ठीक है, जिनसे कि हम इंटरनेट की सर्विसेज को यूज करने लगे। तो सबसे पुरानी जो इंटरनेट की सर्विस है वो ईमेल सर्विस है। ईमेल, ईमेल से पुराना कुछ नहीं है। एक तो क्या हो गया, वेबसाइट हो गई, और उससे पहले ईमेल जो है हमारा सीयूआई के टाइम से चल रहा है। सीयूआई मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के टाइम से चल रहा है। ठीक है, जैसे विंडोज पे हम लोग काम करते हैं ना, ठीक, मगर उससे पहले क्या थे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हुआ करते थे, यानी कि जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट लिखा दिखेंगे। ठीक है, तो ये सब पुरानी चीजें डेवलपमेंट है। ईमेल का भी चेंज हो गया, इंटरनेट का यूज भी हमारा चेंज हो गया। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग हो गया, उसमें ई कॉमर्स हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट लोग भी वेबसाइट क्रिएट करने लगे जिससे कि इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से कंप्यूटर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट कैन रिसीव, स्टोर, प्रोसेस एंड आउटपुट डेटा। इट इज अ मशीन दैट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो आउटपुट डेटा का मतलब क्या है, कंप्यूटर को हम कुछ भी इनपुट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा और क्या करेगा, वो कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सपोज करते हैं एक हम 2 4 डिजिट लेते हैं। ठीक है, 2 4 डिजिट तो कुछ भी हो सकती है, मगर जब उसे हम कुछ अगर प्रोसेसिंग करेंगे तो हो सकता है कि वो क्या हो जाए, एज हो जाए, हो सकता है क्या हो जाए, वो किसी के मार्क्स हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो कंप्यूटर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, इनपुट यानी कि जो यूजर उसे इनपुट प्रोवाइड करेगा, प्रोसेसिंग यानी कि जो उस पे वो कैलकुलेशन करेगा, और आउटपुट जो उससे रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो सबसे जो पुराना कंप्यूटर का आउटपुट है वो हार्ड कॉपी है, जिसको कि हम लोग प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, प्रिंटर से पुराना आउटपुट कुछ नहीं है। और स्क्रीन, जो स्क्रीन देख रहे हैं ये भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये दो चीजें कंप्यूटर में सबसे पुरानी है। और दो सबसे पुरानी इनपुट कौन सी है, माउस और कीबोर्ड। ठीक है, अब इसके अलावा जितने भी डिवाइसेस हैं सबने क्या किया है, अपनी फॉर्म को चेंज किया है, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस करके चेंज किया है। मगर बेसिक यही इन दो 4 चीजों की नीड होती है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और स्क्रीन या मॉनिटर बोलिए आप। ठीक है, मॉनिटर नहीं लगा रहे हैं आप, जैसे ये प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले हो रहा है तो ये भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट इन्हीं पे बेस रहता है। अब इनपुट इनपुट हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो प्रोसेसिंग भी हमारी चेंज जाएगी और आउटपुट भी हमारा चेंज जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर कैलकुलेशन तो करता है, मगर कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इनपुट पे। तो कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता है, मिस्टेक कौन करता है, यूजर करता है। ठीक है, हमें 24 टाइप करना था, हमने क्या टाइप कर दिया, 34। तो हम ये कहते हैं कंप्यूटर ने गलती कर दिया, मगर कंप्यूटर गलती नहीं करता। ठीक है, गलती कौन करेगा, जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, जो उसका यूजर है। ठीक है, तो इसी तरीके से सामने जो आपको दिख रहा है ये कंप्यूटर नहीं है, ये क्या है, यूजर इंटरफेस। ठीक है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यूजर इंटरफेस जो है वो आपका हर डिजिटल डिवाइस में चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चाहिए होता है। आप टीवी ऑपरेट करते हैं उसमें भी इंटरफेस होता है, जिसमें आप कंट्रास्ट बढ़ाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बढ़ाते हैं। ठीक है, साउंड बढ़ाते हैं, चैनल बढ़ाते हैं। ठीक है सर, प्लीज, सर जी, पढ़ लीजिए थोड़ा सा।
ठीक है, बातचीत लैब में कर लीजिए, इसलिए मैंने कहा कि 2 सेशन है, लैब में जितना मर्जी बात करिए, ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग भी चालू है तो उसमें सब कुछ दिखता है, वो बीच बीच में आके टोकते भी रहते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ना तो शांति से बैठे रहिए, ठीक है, इधर उधर बात मत करिए, ठीक। तो जैसा डेटा इनपुट करेंगे, जिस तरह गलत डेटा इनपुट करेंगे तो प्रोसेस गलत करेगा, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे किसी भी कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का। आपने देखा होगा जो मोबाइल फोन होते हैं, अगर आप 10 कंपनी के मोबाइल फोन देख लीजिए तो 10 कंपनी के मोबाइल फोन में बेसिक चीजें तो सेम रहेंगी, मगर उसका लुक एंड फील क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, यूजर इंटरफेस, ठीक। आप एटीएम मशीन में जाते हैं तो एटीएम मशीन का भी क्या होता है, यूजर इंटरफेस रहता है, ठीक है, कैसे ऑपरेट करेंगे। इवन वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, सेट टॉप बॉक्स हो गया, कोई भी चीज आप ले लीजिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में उसको चेंज कर दिया जाता है, ठीक। तो कंप्यूटर क्या क्या काम करता है, एक्सेप्ट डेटा करेगा, स्टोर डेटा करेगा, प्रोसेस डेटा करेगा, ठीक है। अब जो डेटा प्रोसेस और स्टोर किया है उसको क्या करेगा, रिट्राइव करेगा। जैसे हम लोग मेमोरी है, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, रनिंग चल रहा है ना। अब हमारा मेमोरी में हमारे पास बहुत सारा ऐसा डेटा होगा जो कि क्या है, पहले से प्रोसेस होगा, पहले से स्टोर होगा। तो किसी को देखते हैं तो याद करते हैं, अच्छा उसको कहाँ देखा है ना। तो वो क्या करेंगे, आप रिट्राइव करेंगे उसको। तो यानी ये क्या है, आप उसको अपने स्टोरेज से लेके आएंगे। तो कंप्यूटर में यही चीज होती है, कंप्यूटर में इनपुट हो गए, यानी कि माउस और कीबोर्ड से हम इनपुट करेंगे, ठीक है। सीपीयू जो होगा हमारा प्रोसेस करेंगे, सर बात मत करो प्लीज, ठीक है। सीपीयू जो होगा उससे हम प्रोसेस करेंगे, आउटपुट हमारा आएगा, मॉनिटर से आउटपुट आएगा, प्रिंटर से आउटपुट आएगा। और जो स्टोरेज होगा, स्टोरेज मतलब कि हम कहाँ डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में आप स्टोर करोगे, और रैम में क्या होगा, आपका टेम्परेरी डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है। बेसिक चीजें आप लोग को मालूम होगी, मगर जब 3 दिन स्पेसिफिक इसी काम के लिए आए तो थोड़ा सा देख लीजिए। 50% भी समझ जाएंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। 100% समझिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, प्रिंट द रिजल्ट इन डिजायर्ड फॉर्मेट, ठीक है, रिजल्ट, ठीक। तो कंप्यूटर का बेसिक चीज यही है। हम लोग का भी जनरली यूज क्या होता है, लेटर हमें टाइप करना है, प्रिंट करना है, उसको क्या करना है, एडिट करना है, प्रिंट करना है, फाइनल हमारा क्या होता है, प्रिंट होता है, और हमारा क्या होता है, डिस्प्ले। ये 2 चीजें इसमें होती है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है जिसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च। ये डेफिनेशन फुल फॉर्म आपको अलग अलग दिख जाएगी। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, अलग अलग तरह की चीजें हैं, ठीक है। जहां आप देखेंगे वहां पे आपको कुछ टी और ई और आर से लोग अपना अपना कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, मैन मेड है, बनाई गई है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का, ठीक है। कीबोर्ड माउस तो सभी लोग जानते होंगे, स्कैनर भी जानते होंगे। स्कैनर हमारा क्या है, जैसे मैंने कहा था कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है, उनकी फॉर्म चेंज हो गई है। तो स्कैनर क्या करता है, जो आपके पास पुराने फिजिकल प्रिंट आउट है, फिजिकल डेटा है, उसको क्या करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब उस तरीके से डिजिटल तो कन्वर्ट नहीं करता, जैसे हम लोग क्या करते हैं, लेटर टाइप करते हैं, मगर फिर भी वो क्या करता है, आजकल बहुत सारे पीडीएफ रीडर हो गए जो क्या करते हैं, तुरंत पूरे पूरे डेटा को, अब एग्जैक्ट तो नहीं आ पाता है, मगर क्या एज ए टेक्स्ट हम पूरा पूरा रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक हमारा क्या होता है, गेमिंग डिवाइस होता है, जिससे हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेसिंग गेम होते हैं उसमें, ठीक है, इधर उधर लेफ्ट राइट टॉप डाउन जाना है, ब्रेक लगाना है, एक्सीलरेट करना है, तो इस तरह के उसमें बटन्स होते हैं। या देखा होगा आपने हेलीकॉप्टर या उसमें जो नेविगेशन पैनल होता है ना, तो मूव करते हैं आप करते हैं, तो उस तरह के जॉयस्टिक हो सकते हैं। अलग अलग डिवाइस के अलग अलग जॉयस्टिक होते हैं। नेक्स्ट फिर क्या है आपका, ओएमआर हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जानते होंगे जो एग्जाम होते हैं वो एमआर शीट पे होते हैं, उसके लिए अलग से रीडर आ गया, ठीक है। ओसीआर होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ये भी क्या करता है, आपका ऑप्टिक्स बेस पे कैरेक्टर को रीड करता है, ठीक है। इसी में एक और कैटेगरी होती है, माइकर चेक जो होते हैं, MICR चेक। मैंने देखा होगा चेक के नीचे जो व्हाइट लाइन होती है उस पर अलग से कोडिंग होती है, ठीक है। वो जो कोडिंग होती है वो चेक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आती है। अगर चेक आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है या मुड़ जाता है या भीग जाता है, ठीक है, तो वो उससे OCR माइकर से हम क्या कर सकते हैं, उसको रीड करके उसकी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, कब बना है, कहाँ बना है, किस टाइम बना है, ये सारी चीजें। देख, किसका, OMR का, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मार्क रीडर, ये सारे ऑप्टिकल बेस्ड ही हैं,
ठीक है। ओसीआर क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वो क्या करेगा, कैरेक्टर को रीड करेगा। मार्क क्या करेगा, गोले रीड करता है ना, ब्लैक करते हैं ना उसको, तो जहां जहां ब्लैक होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उस सॉफ्टवेयर में इनपुट करते हैं तो वो ऑप्शन क्या हो जाता है, वहां पे लग जाता है। ठीक है, इस तरह सॉफ्टवेयर ही बनाया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट फिर आपके आउटपुट डिवाइस में आपके आते हैं, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और स्पीकर हो गया। अब जो मॉनिटर है, मॉनिटर की कैटेगरी अलग अलग होती है। कैटेगरी इन द सेंस, जैसे ये देखें प्रोजेक्टर भी है, ये भी हमारे एज ए डिस्प्ले डिवाइस की तरह काम कर रहा है। ठीक है। मोबाइल फोन का भी जो आपका स्क्रीन होती है वो भी हमारी क्या होगी, एज ए डिस्प्ले डिवाइस की तरह काम करती है। मगर अब मोबाइल फोन पे आप क्या करते हैं, टच भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका एज ए इनपुट की तरह बिहेव करेगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अगर पहले अगर आप लोग मोबाइल फोन यूज करते होंगे, देखते होंगे कि उसमें कोई टच स्क्रीन नहीं होती थी, कीपैड आता था। ठीक है, तो प्योरली क्या था, आपका आउटपुट डिवाइस था। ठीक है। तो अब टच स्क्रीन के लिए क्या कर दिया उन्होंने, कि स्क्रीन के आगे डिजिटाइजर लगा दिया। डिजिटाइजर मतलब कि उन्होंने जो भी आप टच करेंगे उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्रोसेसर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे टच करेगा। जैसे हम माउस पे क्लिक करते हैं, ये काम हमारा माउस भी करता है। ठीक है, माउस भी क्या है हमारा, पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, मूव भी तो करते हैं हम, वही तो करते हैं, जहां हमें टच करना है वहां पे हम टच करते हैं। अब माउस भी हम मूव करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, माउस को टच करने के लिए क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है। तो अब मोबाइल के साथ माउस तो लगाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि उसको थोड़ा और कॉम्पैक्ट बना देगा, तो टच स्क्रीन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों ही क्या होंगे, इनपुट और आउटपुट की तरह बिहेव करेंगे। मगर अगर बोला जाएगा कि हाँ मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, स्पीकर। ठीक है, मूवीज देखनी है आपको, साउंड सुनना है, तो क्या चाहिए आपको, स्पीकर। ठीक है। अलग अलग तरह के इनपुट डेटा और अलग अलग तरह के आउटपुट डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपको अलग अलग तरह के डिवाइसेस चाहिए होते हैं। और सब डिवाइस क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। सारे जो डिवाइस है वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक पोर्ट पे कनेक्ट होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि मोबाइल पे पोर्ट होता है चार्जिंग करने के लिए, डेटा केबल के लिए, तो वो पोर्ट बेसिकली क्या होता है आपका, रहता वो इंटरनल है, मगर उसमें प्लग इन करने के लिए उसमें एक्सटर्नल आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट। ठीक है, एक्सटर्नल पोर्ट बोल दीजिए। तो पोर्ट एक वर्ड टर्म यूज करते हैं। जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हो ना सिस्टम में, तो यूएसबी पोर्ट पे लगाते हैं। तो यूएसबी पोर्ट सबसे कॉमन पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस उसका फुल फॉर्म है, सबसे कॉमन है। मगर अभी जो हम लोग अपने सिस्टम में लगाते हैं वो टाइप ए लगाते हैं। ठीक है, अब टाइप से क्या मतलब है, उसके कॉम्पैक्टनेस से मतलब है, यानी कि उसका साइज क्या है। जैसे हमारा सिस्टम इतना बड़ा है लगभग, ठीक है, उसमें इतना छोटा अगर पोर्ट लगा हुआ है तो ओके है। मगर मोबाइल ही हमारा इतना चौड़ा है, उसमें इतना पोर्ट लगेगा तो क्या होगा, जहाँ जगह गिरेगा। चौड़ाई भी चाहिए, तो उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, टाइप चेंज कर दिया, अब कर दिया टाइप सी। ठीक है, पहले क्या आता था, माइक्रो यूएसबी आता था, जानते होंगे, छोटा सा। वो भी छोटा सा था मगर चौड़ा ज्यादा होता था। टाइप सी क्या हो गया, यूनिक हो गया, मतलब चाहे आप किसी भी तरफ से उसको लगाएं वो आराम से लग जाता है। माइक्रो में यही प्रॉब्लम होती थी, है ना, कि पहले देखना पड़ता था कि वो टॉप और बॉटम उसका कौन सा सरफेस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, टाइम टू टाइम कन्वर्ट होती रहती हैं और वो चेंज होती रहती हैं। अब यूनिवर्सल सीरियल बस, बस BUS बस। ठीक है, बस बेसिकली टर्म यूज करते हैं कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, मदरबोर्ड का अगर आपने देखी होगी, मदरबोर्ड अगर देखा होगा उसमें, तो उसमें देखते हैं लाइनें लाइनें दिखती हैं। ठीक है, उन्हीं लाइन को हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं, जो डेटा कैरी करने का काम करती है। ठीक है, जैसे पीसीबी होता है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, उसमें कंपोनेंट लगे होते हैं, तो वायर से नहीं जुड़े होते हैं वो, कभी देखा होगा। ठीक है, वायर से पहले जुड़े होते थे कि नीचे से वायर लेके जाते थे। ठीक है, वायर से नहीं जुड़े होते, वो क्या होता है, प्रिंटिंग होती है उसकी, उसी में जो डेटा, वो क्या बोलते हैं आपका, मेटल जो होता है आप, नहीं नहीं नहीं, मेटल यूज करते हैं ना उसमें, कौन सा, कभी गोल्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के मेटल यूज करते हैं उसमें सर्किट बोर्ड में। ठीक है, जो महंगे वाले होते हैं उसमें शायद गोल्ड यूज करते हैं, क्योंकि उसे कनेक्टिविटी अच्छी होती है गोल्ड की। गोल्ड मतलब ये नहीं कि 24 कैरेट और ये कैरेट, मतलब गोल्ड का एक टाइप यूज करते हैं, इसमें कैरेट कम होता है। ठीक है, कनेक्शन के लिए गोल्ड पॉइंटेड होता है। ठीक है, कॉपर तो यूज करते हैं, वो वायर में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, गोल्ड पॉइंटेड होता है, कहने का मतलब है जहां पे आपका कनेक्ट होगा। ठीक है, जो कनेक्टर होगा उसमें क्या होगा, गोल्ड पॉइंटेड होता है। मदरबोर्ड वो अलग अलग तरह की कंपनी अलग अलग यूज करती है। ठीक है, अब जैसे मदरबोर्ड एक 2,000 रुपए की मदरबोर्ड भी आती है, एक 1 लाख रुपए की मदरबोर्ड भी आती है। ठीक है, अब दोनों में अंतर तो होगा ही ना। क्या अंतर हो सकता है, एक तो मटेरियल का अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत 20-25 हजार मटेरियल का अंतर हो गया। मगर उसके अलावा उसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे जो थोड़े सस्ते सिस्टम होते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड खराब हो जाती है।
मदरबोर्ड खराब होने का मतलब ये होता है बर्न हो जाती है। ठीक है, तो बर्न होने का मतलब क्या है कि सबका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, जनरल भाषा में समझा रहे हैं। तो हीट करते हैं, गर्म होगा तो जो कंपोनेंट लगा है उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो क्या बर्न हो जाएगा, ज्यादातर कैपेसिटर या छोटा सा भी एक सर्किट ब्रेक हो गया तो वो काम करना बंद कर देगी। तो कॉस्टली मदरबोर्ड में यही होता है। ठीक है, मेगाफोन क्यों नहीं जलते हैं या खराब होते हैं इस तरीके से, अगर सही तरीके से यूज किया जाए। ठीक है, तो क्या होता है कंपोनेंट जो लगे होते हैं वो अच्छी क्वालिटी लगे होते हैं। आप खुद भी जैसे परचेज करने जाते होंगे, किसी भी एक कैटेगरी के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, सेम चीज। पेंट लेने जाएंगे, उसमें भी कोई भी चीज आप ले लीजिए, सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कंप्यूटर में वो होता है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेन ब्रेन होता है, जैसे हमारा ब्रेन होता है वैसे कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है सीपीयू। ठीक है, अब जो सीपीयू है, ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं, ठीक है, इस डायग्राम में ये जो सीपीयू की तरफ इंगित किया गया है, ये सीपीयू नहीं, सीपीयू कैबिनेट है। सीपीयू के इसके अंदर लगा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो ही क्या होते हैं मदरबोर्ड में अटैच होते हैं। तो अगर देखा जाए तो मदरबोर्ड सबसे क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है जो कि क्या करता है और सारे कंपोनेंट को अटैच करने का काम करता है। ठीक है, कंपोनेंट खराब हो गया, कंपोनेंट रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, कंपोनेंट खराब है, कंपोनेंट रिप्लेस कर दोगे, मदरबोर्ड खराब हो जाएगा तो फिर मदरबोर्ड पूरी चेंज करनी पड़ेगी, और मदरबोर्ड क्या होता है कॉस्टली भी आती है। आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई, आपने हार्ड डिस्क क्या कर दिया, दूसरा लगा दिया, हार्ड डिस्क सस्ती आती है। ठीक है, या जिस समय आपने जो लगाई थी उससे अलावा आपने कोई दूसरी लगा दी। ठीक है, मदरबोर्ड के केस में नहीं था है। अब होता क्या है सीपीयू में या कंप्यूटर फील्ड में, कि जो कंप्यूटर फील्ड होती है वो क्या होता है, 5 साल बाद जो नए डिवाइस आएंगे वो 5 साल पहले नहीं नहीं रहेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं रैम एम के बारे में अगर मालूम है, तो इस समय जो रैम की जनरेशन चल रही है वो DDR5 चल रही है। ठीक है, तो उसकी रैम की स्पीड अच्छी होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो 5000 गीगाहर्ट्ज होती है। ये नोट्स में नहीं होगा, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं, 5000 गीगाहर्ट्ज होती है। ठीक है, और इससे पहले चलती है DDR4, तो उसकी जो स्पीड होती है वो 3.2 गीगाहर्ट्ज होती है। ठीक है, मेगाहर्ट्ज में नापते 3200 मेगाहर्ट्ज या 5000 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो 5000 मेगाहर्ट्ज क्या हो गया, 5 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, अब जो सिस्टम सीपीयू आ रहे हैं, सीपीयू की स्पीड भी इतनी रहती है, तो जो DDR5 जो रैम है वो कॉस्टली बहुत है। ठीक है, सपोज करते हैं जैसे 4 GB रैम की अगर बात करते हैं, तो अगर पहले जो आती थी वो 4-5 हजार रुपए के आसपास मिल जाती थी। ठीक है, तो अभी जो 5 हजार 5 गीगाहर्ट्ज वाली जो रैम है वो आपकी समझ लीजिए 7-8 हजार रुपए के आसपास आएगी। ठीक है, तो इस समय जो मदरबोर्ड आ रही है वो क्या है, वो DDR5 भी लगती है उसमें और DDR4 भी लगती है। ठीक है, मगर इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जनरेशन चेंज हो गई तो पुरानी जनरेशन वाली मदरबोर्ड और जो रैम होगी वो नई मदरबोर्ड में नहीं लग पाती थी। अब इसको देखिए, ये क्या है ना कि ये मतलब कहने का तात्पर्य है कि मतलब सारी चीजें सेल हो। ठीक है, जिसको DDR5 लेना है वो DDR5 लगा ले, जो DDR4 कम लेना है वो DDR4 लगा ले। मगर ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, देखिए कंपनियों की मोनोपोली समझिए, नहीं लगेगी, नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये कंपनी की मोनोपोली, इससे पहले आज तक नहीं हुआ कि जब जिसमें DDR4 लगती है उसमें DDR3 नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगती, क्योंकि नॉच होती है, नॉच की प्लेसमेंट चेंज रहती है। ठीक है, मगर ये इसमें इन्होंने वैसे ही उसको लेके लॉन्च किया। अब कहने को तो जब DDR1 थी तो सेम वैसे ही कर सकते थे ना, है ना, तो जब कर देंगे तो नई मदरबोर्ड कैसे बिकेगी। ठीक, तो अब ये क्या है, एक मिनट, तो इससे क्या है कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। अभी आप लोग अगर सिस्टम देखें उसमें अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे कोई भी सिस्टम एक परचेज करने के लिए सर्च करें, बहुत ज्यादा कॉस्ट है। ठीक है, और जो टॉप एंड पे जाएंगे तो उसकी कॉस्ट समझ लीजिए रैपिडली बढ़ गई है। ठीक है, जैसे एक जो टॉप एंड वाला प्रोसेसर आज से 10 साल पहले करीब वो 15-20 हजार रुपए का मिलता था। ठीक है, वही क्या हो गया, वो 1.5 लाख रुपए के आसपास हो गया। i9 सीरीज आती है इंटेल की, i9, नाम सुना होगा, i7 सुना होगा, i5 सुना होगा, एक और i9 आ गया, वो 1.5 लाख रुपए के आते हैं। अब उसकी जो मदरबोर्ड होगी, ठीक है, वो 50-60 हजार रुपए की आती है। सिर्फ मदरबोर्ड, कुछ नहीं, खाली मदरबोर्ड, बहुत महंगे। ठीक है, क्योंकि उस प्रोसेसर को मैनेज करने के लिए मदरबोर्ड भी तो उसी कैपेबल होनी चाहिए ना। ठीक है, ये चीज, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब हाई एंड कोई कॉस्ट नहीं। अब उसमें क्या है कि आप जैसे डिजिटल ग्राफिक डिजाइनिंग या इस तरह वाला कुछ काम कर रहे हैं, तो उसे ग्राफिक कार्ड लगते हैं उसमें। ठीक है, तो उसी कॉस्ट क्या है, वो भी ऐसे 1.5-2 लाख रुपए आराम से, मतलब वो कोई वही नहीं कॉस्ट, मतलब मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मिनिमम की है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। बताएं।
कोई सेफ्टी नहीं है। कैसे सेफ्टी है? जिस सिस्टम पे आप लगाओगे उसमें वायरस रहेगा, तो आप या तो उसका वही है कि आप स्कैन करके ही करें, तो हर सिस्टम में एंटीवायरस नहीं होता ना। अपने यहाँ नहीं नहीं, सुनिए तो, अब हम जनरल भाषा में बता रहे हैं, अपने यहाँ तो जुगाड़ चलता है ना। अब जुगाड़ इन द सेंस, कहने का तात्पर्य है कि एंटीवायरस की कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है, 1000-1200 रुपए का एंटीवायरस होता है, ठीक है। अब सिर्फ एंटीवायरस परचेज करने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसे सिस्टम पे लगाना पड़ेगा, उसको इंटरनेट भी देना पड़ेगा, ताकि वो अपने आप को अपडेट करे भाई, ठीक है। अब अपडेट करेगा वो अपने आप को, फिर जब कोई चीज आप उसमें पेन ड्राइव लगाएं तो भाई उसको स्कैन भी तो करें, जल्दी जल्दी में खटर, यही होता है ना। पेन ड्राइव लगा ही नहीं कि खुलनी चाहिए वो पहले ही, है ना। और काम खत्म तो सीधे खटाक से निकाल लिया, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं बता रहा हूँ ना ये चीज। हाँ, ये उसका वही सोल्यूशन है। जैसे लोग कहते हैं कि हमने एंटीवायरस तो लिया है सर, एंटीवायरस पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है, तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछे, अपडेट कब किया था। नहीं, वर्जन की कोई बात नहीं है, वर्जन की कोई बात नहीं है। जैसे क्या है, सिंपल एक बात करते हैं, क्विक हील बात करते हैं। तो आपने अगर जैसे पुराना वर्जन लिया हुआ है, ठीक है, 3 साल का रहता है, पुराना वर्जन लिया है, तो जैसे उसका नया वर्जन आता है तो ऑटोमेटिक वो अपडेट कर देता है, कोई चार्ज नहीं लेता है वो, ठीक है। मगर उसके लिए इंटरनेट तो मिले भाई उसको। अब ये है कि वर्जन में जो अपडेट आएगा वो ऑटोमेटिक करेगा वो, ठीक है। जब ऑटोमेटिक करेगा तो इंटरनेट जब उसके पास रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि सिस्टम को इंटरनेट मिला वो सारी चीजें अपडेट हो जाती, नहीं। ये सिस्टम ये देखता है कि किस समय आप आइडियल है, इंटरनेट यूजेस कितना आइडियल है, ठीक है, तभी वो क्या करता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस चालू करता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सिनेरियो रहता है। जनरली होता क्या है कि अपडेट नहीं होता है, हम जानते हैं ना, ठीक है। अब इंटरनेट, अभी इंटरनेट चल गया ना, अभी 5 साल पहले से इंटरनेट थोड़ा ग्रोथ किया है, मगर उससे पहले इंटरनेट कहाँ था, बहुत कम लोगों के पास था, ठीक है। पहले तो ऑफिसेज में ही इंटरनेट रहता था, घरों पे तो रहता ही नहीं था, क्योंकि बीएसएनएल की सप्लाई हुआ करती थी, ब्रॉडबैंड की टेलीफोन लाइन पे, ठीक है। और पहले बात करते हैं तो टेलीफोन लाइन पे ही था, तो वो और महंगा था, ठीक है। सिंपल से मोबाइल की ही बात कर लें, कि जो अगर जब जियो नहीं आया तो उससे पहले 200 या 300 रुपए में 1 GB डेटा मिलता था, है ना। अब 1 GB एक दिन में मिलता है। अब ये बात और है कि उस 1 GB तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, मगर एक हम नंबर का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो और उसके जस्ट बाद ही उन्होंने भी कम कर दिया था, तो कहने का मतलब है कि वो जो जो हमसे 300 रुपए या 200 रुपए चार्ज करे तो उससे कोई वैल्यू ही नहीं है। उन्होंने तो कुछ भी अपनी मर्जी झोंक दो पैसा, है ना। अगर इसे मतलब किसी प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट देखी जाएगी, कोई भी सामान की कॉस्ट देंगे तो भाई आप उसको उसके हिसाब से एनालिसिस करके लगाओगे ना। अब आपने जैसे दूसरा कंपटीटर आ गया, आपने भी कम कर दिया, मतलब क्या है, आपको वो कॉस्ट पड़ी नहीं रही थी, है ना। अब भले जियो कैसे दे रहा, हम वो उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर वो कम कर दिया तो ना कम करते आप ना। हम्म। तो कहने का तो इन्होंने क्या है, तो ये कुछ भी औने पौने दाम से ले ले। कॉल रेट ऐसे हो गया, है ना, कॉल रेट पहले, अब सब फ्री है ना। वही मैं कह रहा हूँ, पहले इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के लिए होता था। खैर उस समय की खैर बात छोड़ दें, हम उसके बाद की बात करें, अगर 2005 या 6 उस समय बात करें, उस समय कॉल रेट चार्ज पड़ते थे, ठीक है। जैसे जियो है सब फ्री कर दिया, उन्होंने भी फ्री कर दिया, ठीक है। अब फ्री नहीं कर सकते तो पहले क्या था कि जब हम लोग पढ़ते थे 2005 में, तो वो पैक निकालते थे, 400 मिनट 300 मिनट फ्री, है ना। पहले सिम का पैसा लेते थे, सिम फ्री कर दिया, तो मतलब है कि क्योंकि कॉस्ट कोई मेजर ही नहीं कर सकता ना। उस पर बात करना है आपको, बात करना है उस पर, बताएं हम। मोबाइल पे भी तो आपका इंटरनेट चलता है, कैसे आता है वो, वायरलेस है ना। देखिए, दो सिग्नल होते हैं, एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है, ठीक है। वायर्ड सिग्नल पे जितना डेटा ट्रांसमिट होगा, वायरलेस पे उसकी जो ऑथेंटिसिटी होगी और जो स्पीड होगी वो नहीं मिल पाएगी। मोबाइल पे भी तो वायरलेस इंटरनेट करते हैं, और जियो के भी होता है, और स्पीड चेक करो दिखाएगा 400 Mbps, जैसे अभी नहीं नहीं, हम बता रहे हैं, जैसे अभी क्या हो गया। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, गर्मी हमको भी लग रही है, सही कहा, ठीक है। तो अब जैसे अभी आप लोगों के पास अगर 5G फोन होगा, तो अभी सारी कंपनी 5G फ्री दे रही है ना। 5G अगर सिग्नल होगा मोबाइल में
सारे एप्पल एप्पल के फोन होंगे तो 5G फ्री है, ठीक है। तो उसमें, हाँ नहीं, एप्पल के फोन की बात कर रहा हूँ। जियो और एयरटेल सब फ्री दे रहे हैं, मतलब कोई चार्ज अलग से नहीं ले रहे हैं अभी। आप स्पीड चेक करिए उसमें, वो 800 Mbps जाता है। एक फाइल भेजना हो जाता है, वो गोल गोल घूमता रहता है वो, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट वाला है ना, ये सिर्फ कहने के लिए अच्छा होगा, ठीक है, मगर जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो एग्जैक्ट उस पे आप नहीं कर सकते हो भरोसा, ठीक है। सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट तो हमारा केबल टीवी नेटवर्क भी है। बेकार हो गया ना सब केबल टीवी नेटवर्क। डीटीएच कनेक्शन एक टाइम जब आया था, बहुत पॉपुलर था। अब तो सब एकदम ऐसी पॉलिसी ले आए तो कोई उसे रखता ही नहीं है। हमने खुद बंद कर दिया है। पहले क्या था, 200-300 में आपका बड़ी सारे चैनल दिख जाते थे, है ना। अभी क्या है, वो एक चैनल एचडी चैनल लगाओ तो वो दो का ऐड करेगा, फिर बेस पे एक ऐड करेगा, तो उससे बढ़ के कॉस्ट कितनी 700-800 रुपये हो जाती है, तो कौन देगा उतने में। भाई टीवी देखने के लिए तो है, सब देखते भी हैं टीवी। अब देखिए, जो इंटरनेट पे आप मैच देखोगे और टीवी में मैच देखोगे, दोनों में अंतर रहेगा, ये नहीं जान रहे हैं। नहीं, सुनिए बता रहे हैं, इंटरनेट पे आप मैच देखोगे वो गोल गोल घूमेगा अभी, टीवी में नहीं घूमता है कभी भी। टीवी पे नहीं। हाँ, इंटरनेट पे धीमा चलेगा, मोबाइल पे धीमा चलेगा, क्योंकि इंटरनेट पे है ना। हाँ, अब वो छक्का मार रहा है, ठीक है, या कैच आउट होने वाला है। तो वही कह रहे हैं ना, इंटरनेट टोटली, जैसे कहते हैं ना सबकी यहाँ टीवी इंटरनेट देखो, तो सारा इंटरनेट पे बेस्ड है। इंटरनेट का सिस्टम कैसा है, वो कहाँ है, आप खुद बताइए। कितने लोगों के पास घर में इंटरनेट होगा। बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे। हाँ नहीं, हाँ वो वही कह रहे हैं, ठीक है, नहीं लेते हैं इंटरनेट, ठीक है। तो सारे जब सर्विस, देखिए सर्विस किसी पे डिपेंड है ना, जब डिपेंड है जिस चीज पे, वो चीज परफेक्ट होनी चाहिए। अब जियो भी बोला है ना, एयर फाइबर क्या है, एयर फाइबर है ना। तो उसमें ये किसी ने नहीं पढ़ा है कि वो 5G नेट, उसमें लिखा है एस्ट्रिक में कि डिपेंड ऑन 5G नेटवर्क स्पीड ऑन योर एरिया। तो डिपेंड करता है आपके एरिया पे 5G नेटवर्क की स्पीड पे। अरे एयर सब लगा लीजिए आप, ठीक है, आपके एरिया में 5G नेटवर्क ही नहीं आएगा, तो क्या इंटरनेट चलेगा, ठीक है। तो वायरलेस में ये प्रॉब्लम बहुत रहती है, ठीक है। अब सेटेलाइट वाला है तो सेटेलाइट वाला कॉस्टली बहुत होगा, वो देखिए कॉस्टली बहुत होगा वो। टेस्ला नहीं ला पाए यहाँ पे, ठीक है, कॉस्टली रहेगा, वो आराम से रहेगा कॉस्टली। टेस्ला की कॉस्ट ज्यादा है ना, 50-60 लाख की गाड़ी है वो, ठीक है। तो वैसे ही उनका, उनके तो जो कॉस्ट होगी वो फॉरेन के हिसाब से ना डॉलर प्राइस रहता है ना, ठीक है। तो समझ लीजिए वो 80 गुना महंगा होगा, ठीक है। 80 गुना नहीं, कम से कम 40 गुना महंगा तो होगा ही होगा। अगर हम, जैसे हमारे यहाँ 1 रुपए की तो ज्यादा वैल्यू नहीं, मगर वहाँ पे $1 की वैल्यू है, अगर आधा भी कर लें तब भी महंगा ही हो गया हमारे लिए। हाँ भाई, वहाँ पे वो आपका जो आइटम कॉस्ट है बहुत ज्यादा होती है। यूएस में यूएस से बने हुए सामान नहीं बिकते हैं, ये तो बिजनेस की पॉलिसी है ना, कि वो सामान कहाँ बनाएंगे जहाँ पे लेबर कॉस्ट सस्ती हो, है ना। एप्पल के फोन भी चाइना में बनते हैं, चाहे यूएस की कंपनी हो, बनाती चाइना, सब कुछ चाइना से बनता है ना। क्या चीज, हाँ दुश्मनी नहीं है इसमें, हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो उसमें चर्चा बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा और ये भी बढ़ा लें। जो हेल्थ के डिसएडवांटेज है सबको मालूम है, करता कोई नहीं है, सबको मालूम है ना। नहीं नहीं, अरे रुक जाइए, मजे ले रहे हैं आप हमसे। कहते हैं सब फल खाने चाहिए है, थोड़ा रुक रुक कम कम खाना चाहिए, बार बार खाना चाहिए, बताएं। ये सबको मालूम है, सबके उसमें दिमाग में है, हो नहीं पाता। तो जो सीपीयू है, ये डायग्राम देखेंगे, तो सीपीयू जो है, ठीक है, तो सीपीयू में क्या होता है, एक अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है। सीपीयू के अंदर जो आप स्क्वायर सा ये डिजाइन देखा आपने, ठीक है, इसका साइज जो होता है वो अलग अलग होता है,
ठीक है, इसका जो साइज है वो अलग अलग होता है। ठीक है, साइज इन द सेंस ये डायमेंशन की बात कर रहे हैं साइज की। ठीक है, और कैटेगरी भी अलग अलग होती है इसकी, अलग अलग स्पीड के होता है, अलग अलग टाइप होता है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली होते क्या है, इसकी खुद की रैम होती है, इसकी खुद की मेमोरी होती है, इसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और क्या होता है, एएलयू होता है, मोटा मोटा बता रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है ये कोई कंपनी नहीं बताती, क्योंकि ये आपके प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है ना। तो इसके अंदर की अगर आर्किटेक्चर बता देंगे तो दूसरी कंपनी वैसे ही नहीं बना लेगी। ठीक है। हाँ, तो एएलयू होता है, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो क्या करता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन करता है और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। दूसरी चीज क्या है, कंट्रोल यूनिट होता है, जो क्या करता है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब जैसे मैंने भी मदरबोर्ड के बारे में आपको बताया था, तो मदरबोर्ड में क्या होता है, आपका अगर उसमें प्रोसेसर लगता है, रैम लगती है। ठीक है, उसमें आपके डिवाइसेस लगते हैं, स्पीकर सब, पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, ये सारे डिवाइसेस लगते हैं। अब उनको कंट्रोल करने के लिए भी क्या होता है, उसमें ब्रिज होते हैं, इसको हम नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज बोलते हैं। चिप लगी होती है बेसिकली मदरबोर्ड की, मदरबोर्ड है तो खुद की चिप भी होगी ना उसकी, जो मैनेज करेगा। ठीक है, तो वो चिप चिप ही खराब होती है, जैसे मैंने कहा मदरबोर्ड खराब हो जाती है, तो चिप भी क्या होता है, ओवर हीट होकर खराब हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज है, वो क्या करते हैं, उसके कंट्रोलिंग करने का काम करते हैं, जितने उसमें डिवाइसेस लगे हैं। ठीक है, और एक चीज कि जो सीपीयू है, उससे इंटरेक्शन के बिना आपके कंप्यूटर में, आपके डिवाइस में कोई भी काम हो नहीं सकता। सर जी, एकदम गहन चिंतन में मत जाइए। ठीक है, तो सीपीयू के इंटरेक्शन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। इंटरेक्शन मतलब अब सीपीयू को प्रोसेस करना है, तो सीपीयू ही क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो सीपीयू क्या करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चीज होती है कर्नल, कर्नल वर्ड। ठीक है, तो कर्नल वर्ड ऐसे बताते हैं आपको कि आपने देखा होगा अभी तक कितने ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं, बहुत कम है। एक तो विंडोज के हो गए, वही क्या करते हैं, वो चेंज करते जाते हैं, है ना। एक आपका आईओएस हो गया, जो आपका एप्पल कंपनी का है। एक आपका मोबाइल की बात करते हैं, एंड्रॉइड हो गया। ठीक है, वो इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल होता है, वो कर्नल वर्ड यूज करते हैं। वो क्या करता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी वर्किंग को मैनेज करता है, और उसका स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और वो आसानी से बनता नहीं है, प्रोग्रामिंग ही होती है वो, सॉफ्टवेयर है वो, मगर वो आसानी से बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, क्यों, अब जैसे क्या है, आप काम कर रहे हो किसी पे, ठीक है, आप काम कर रहे हो, आपका वो सिस्टम रिस्टार्ट हो गया, आप कर रहे हो पेमेंट 50 लाख, 50 लाख की, सिस्टम रिस्टार्ट हो गया। ठीक है, गड़बड़ है ना ये। तो इसीलिए जनरली लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में हाथ नहीं डालते हैं। ठीक है, जो जो आपके फ्रीवेयर होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें बग बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ काम करते हैं ना, एक हम लोग काम करेंगे एमएस ऑफिस पे काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई बग नहीं होता, क्योंकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर उसको बनाया ही इसी तरह गया है, कॉस्ट उस पर खर्च की गई है। दूसरे क्या होते हैं उसमें आपका, कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री एमएस ऑफिस यूज के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। जैसे इस बुक में भी आपका लिब्रे ऑफिस एक होता है, लिब्रे ऑफिस फ्री है। ठीक है, ओपन ऑफिस प्लेटफॉर्म पे डिपेंड है, तो उसमें क्या है, बग बहुत है, आप काम करते रहोगे अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि ओपन सोर्स है ना, उसको उसको बनाने के लिए किसी ने पैसे खर्च करने किया, उसमें पर्टिकुलर आर&डी नहीं किया है। ठीक है। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट क्या करता है, स्टोर करता है सारे डेटा को, कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है। एलयू क्या करता है, एलयू क्या करता है आपका, अरिथमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। और मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। किसी को पानी पीने जाना तो पानी पीने जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी होती है, इसको हम बोलते हैं रैम। यहाँ देख रहे होंगे ये स्टिक टाइप का होता है, 5 या 6 इंच की बड़ी सी स्टिक होती है, इसमें जो नॉच देख रहे हैं, ठीक है, यही नॉच जो होती है हर DDR4 3 2 1 में, उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, और प्लस क्या होता है, हर DDR में जितनी नई जनरेशन होगी, उसमें स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, लगभग 5000 मेगाहर्ट्ज तक स्पीड रहती है। तो इसमें जो लेटेस्ट जो आपके DDR मेमोरी होंगी, ठीक है, DDR होता है डुअल डेटा रेट। ठीक है, डुअल डेटा रेट मतलब डबल स्पीड से वो क्या करेगा, स्पीड आपका डेटा ट्रांसमिट करता है। तो सीपीयू जो होता है वो डेटा जो है, करंट डेटा जो है मेमोरी से मैनेज करता है, जो कि हमारी रैम होती है। और जो परमानेंट डेटा होता है वो हार्ड डिस्क में होता है। ठीक है, तो जब किसी भी प्रोग्राम को हम ओपन करते हैं तो वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होता है ना,
तो वो क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज में होता है, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क में होता है। इंस्टॉल करते हैं ना किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए, ठीक है, जब डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ओपन होता है ना, लोड में टाइम लगता है। तो वो जो लोडिंग होती है इस समय क्या होता है, आपका जो प्रोग्राम है वो आपकी हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ पे आता है, मेन मेमोरी में आता है, रैम में आता है। ठीक है, और उसको जो जो चीजें चाहिए होती हैं, जो जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस चाहिए होती है, सब वो उसको प्रोवाइड होती है। जैसे एमएस वर्ड की बात करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन किया तो आपको क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए होती है, दिखेगा वो, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, वहां पे आना चाहिए ना। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, वो 2-3 सेकंड या 4 सेकंड जितने का भी टाइम वो लेता है लोड होने में, तो इसी में क्या होता है, वो आपका मेमोरी में लोड होता है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपका मेमोरी फुल हो गई है, स्लो चल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन होता है आपका कि आपकी अगर मेन मेमोरी कम होती है, जैसे पुराने मोबाइल फोन जो होते हैं, ठीक है, और अभी वाले जो आपके सॉफ्टवेयर है ना, अपडेट होते रहते हैं मोबाइल फोन, नए नए ओएस आते रहते हैं। तो नए ओएस होंगे तो उसमें क्या होता है, ग्राफिकल जो होता है वो अलग सा होता है। ठीक है, नया होता है, उसमें ज्यादा साइज का होता है, तो वो जो मेमोरी जो होती है वो कम हो जाती है। पहले देखिए वो 4 GB 64 GB मोबाइल फोन चलते थे, सब लोग वही लेते थे। ठीक है, पहले मतलब 4-5 साल पहले की बात करें तो। ठीक है, मगर अभी 4 GB 64 GB कोई नहीं लेता है ना, क्योंकि वो 2-3 साल बाद क्या होते हैं, वो स्लो हो जाते हैं, वो हैंग होने लगते हैं। वो हैंग इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें रैम में जगह नहीं होती है। ठीक है, ठीक। और जो ये मेमोरी होती है, रैम मेमोरी, ये क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब पावर ऑफ होगी, उसमें जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। और जो हार्ड डिस्क है आपकी, नॉन वोलेटाइल होती है। अगर हार्ड डिस्क को आपने सही से रखा हुआ है तो उसमें जो भी डेटा है वो आपका थ्रू आउट परसिस्ट करेगा। ठीक है, मगर इसका इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर में एक चीज ये प्रॉब्लम होती है, अगर जैसे आपका सपोज कोई सिस्टम है, ठीक है, आपने उसको 10 साल से वो बंद है, तो 10 साल बाद वो चलेगा नहीं। ठीक है, तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लैपटॉप है या कुछ भी है, तो उसको टाइम पे टाइम रन कराते रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मॉइस्चर जो होती है सबसे बड़ा दुश्मन होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये तो जानते ही होंगे आप लोग। मॉइस्चर क्या, एक तरह का वाटर ही है, वाटर डैमेज ही हो गया मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर बेसिकली क्या है, जो हवा में नमी है उसको हम मॉइस्चर बोलते हैं, और है तो वो पानी ही। ठीक है, पानी की एक फॉर्म है। ठीक है, तो ये, तो अगर आपने हार्ड डिस्क का रख रखाव सही रखा है, रोज रन होता है, ठीक है, तो उसमें वो आपका डेटा परचेज करेगा, उसमें डेटा आपका लॉस्ट नहीं होगा। जैसे होता है ना कि आपका जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है ना, यूएसबी के थ्रू जो हार्ड डिस्क लगाते हैं या पेन ड्राइव लगाते हैं, तो कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे जिसके पास 10 साल पुरानी पेन ड्राइव है, 10 साल पुरानी है? सर के पास है, सर कह रहे हैं 10 साल पुरानी चलती है। कितने जीबी की है? 16 GB की 10 साल पुरानी हो ही नहीं सकती। 10 साल पहले 4 GB 8 GB भी नहीं आती थी। 2 GB या 4 GB, 8 GB नहीं आती थी। माइक्रो, हाँ, कार्ड रीडर। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है, क्या हो गया? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर, नहीं वो तो आपका हार्डवेयर खराब नहीं होता है उसका। ठीक है, हार्ड डिस्क कभी खराब नहीं होती अगर यूटिलाइज हो रही है। जैसे क्या, सिंपल से एक बात होती है ना इसमें, कि आपका डेटा नहीं दिख रहा है, तो वायरस जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, आपके डेटा को हाइड करते हैं। कोई भी वायरस, चलिए भाई थोड़ा सा धीमे धीमे बात करिए, कोई भी वायरस डेटा आपका डिलीट कर ही नहीं सकता है। पहली चीज तो ये समझिए। ठीक है, वो क्या कर सकता है, उसकी फॉर्म चेंज कर सकता है, हाइड कर लेगा। जैसे आपका विंडोज है, तो हिडन फाइल होती होगी, बचपन में जब आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, सबसे पहले हाइड करना सीखा होगा। ठीक है, तो जो हिडन फाइल वो क्या करता है, हाइड कर देता है, डिलीट कभी नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, जब आप देखोगे ना, कहते हैं ना कि साइज तो दिखा रहा है, डेटा कहाँ चला गया इसमें, है ना? तो साइज दिखा रहा है मतलब डेटा उसी में है, हाइड कर दिया उसने। अब अपने सिस्टम में जाके कंट्रोल पैनल में हिडन फाइल फोल्डर व्यू करा लीजिएगा, वो आपका डेटा दिख जाएगा। ठीक है,
वो शो होगा। एंटीवायरस यही तो काम करता है। जैसे आपने लगाया उसको स्कैन करता है ना, तो उसके वो तो समझ जाता है, तो वो क्या करता है उसको शो कर देता है, उसकी सिस्टम प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। ठीक है, यही सारे काम एंटीवायरस करता है। तो वो स्कैनिंग चलती है ना उसमें, ठीक है, वो यही काम करता है वो। ठीक है, तो एंटीवायरस का होना जरूरी है, आज के टाइम में बहुत जरूरी है? जैसे एंड जैसे क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज है वो EXE बेस है। EXE जानते होंगे, एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, तो EXE ऐसी फाइल है जो डबल क्लिक करके रन करती है। ठीक है, अब MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, अगर उसका आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो रन नहीं करेगा, वो फाइल खुलेगी नहीं, समझ रहे हैं? मगर EXE ऐसा फाइल फॉर्मेट है विंडोज का जिसको कि रन करने के लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं चाहिए होता है। एग्जीक्यूटेबल, EXE, एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूट से एग्जीक्यूटेबल बना है, डबल क्लिक किया और रन करेगा। तो वायरस क्या करते हैं, अपने आप को EXE फाइल ही होती है वायरस। तो आपने क्या किया, पेन ड्राइव को डबल क्लिक करके रन किया, तो उसके रन में इंफॉर्मेशन होती है कि जब पेन ड्राइव इस पे डबल क्लिक हो तो ये वाली फाइल ओपन होता है ये। ठीक है, तो वो एंटीवायरस वाला एंटी वायरस ओपन हो जाएगा। जब वायरस एक बार ओपन हो गया तो क्या करेगा, रन करता रहेगा। रिपेयर करता है, खत्म नहीं कर सकता। दवाई नहीं है वो क्या है, बचाव है। एंटीवायरस जो है बचाव है, बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे नॉर्मल वायरस होता है तो वो क्या करते हैं, फाइल को ही डिलीट कर देते हैं। हाँ, तो ठीक है, फाइल को डिलीट कर देंगे वो। दूसरा क्या होता है कि आपका बहुत सारे वायरस ऐसे भी होते हैं कि वो क्या करते हैं, एंटीवायरस को भी करप्ट कर देते हैं। जो फ्री वाले नहीं मिलते, आवाज और ये सब जो होते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले उन्हीं को ही उड़ा देते हैं, उनको ही ब्लॉक कर देंगे वो। ठीक है, तो इसीलिए जो जेन्युइन आपके लाइसेंस की वाले जो हैं वो इसीलिए एंटीवायरस महंगे। अब आपके मोबाइल फोन में एंटीवायरस जरूरत नहीं पड़ती है, मालूम है आपको? मोबाइल फोन में एंटीवायरस जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, क्योंकि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें EXE कोई भी फाइल फॉर्मेट नहीं होता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव फाइल नहीं होती है उसमें। नहीं बेचती, आप देख लीजिए आप। वन बाय वन आंसर देने दीजिए, वन बाय वन आंसर देने दीजिए। हैंग करना इज ए डिफरेंट थिंग, वायरस से हर चीज हैंग थोड़ी ना होती है। जैसे हम काम कर रहे हैं, हम थक गए हैं, ठीक है, तो काम में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, या और बहुत सारी चीजें दिमाग में कुछ चल रहा है तब नहीं मन लग रहा। तो कहने का तात्पर्य सिस्टम हैंग कर रहा है तो इसका जरूरी नहीं कि वायरस से ही हैंग कर रहा हो। यस। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो फर्जी है। नहीं, तो हम बता रहे हैं ना आपको, ये सर है वो एंड्रॉयड के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, वो बेकार है, आपको एंड्रॉयड में चाहिए ही नहीं होता है एंटीवायरस। ठीक है, विंडोज, ये होता क्या है, दूसरा ये भी चीज होती है कि यही लोग वायरस बनाते हैं, फिर एंटीवायरस वाले ही वायरस बनाते हैं, फिर वो सेल कर। मूवी वूवी में देखा होगा आप लोगों ने, है ना? तो वो गलत नहीं दिखाते। अरे जो ये कोरोना वाला है, वो भी डेवलपमेंट ही तो कर रहे थे, ऐसी कहानी चली है। अब सही बात क्या है नहीं मालूम ना, मूवी में यही दिखाते हैं ना, एक वायरस वो स्टडी कर रहे हैं, वो फैल गया वो पूरा। एक जैसे एक मूवी है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है हमको, नाम याद आएगा बताएंगे, उसमें यही है, वो वायरस पूरा इन्फेक्ट करता है पूरे शहर को तो पूरा करप्ट हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, हम हॉलीवुड, अरे हम हिंदी पिक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। वो है उसका नाम। ठीक है, तो ये एक जनरल सिनारियो है। ठीक है, तो पहले बहुत एंटीवायरस बेचते थे, अब वो नहीं बेचते हैं, मोबाइल का तो नहीं बेचते। और जो मोबाइल का होता है ना, वो अब एंटीवायरस नहीं होता, वो क्या होता है, टोटल सिक्योरिटी बोलते हैं। टोटल सिक्योरिटी, उसमें और बहुत सारी चीजें भी होती हैं, सिर्फ एंटीवायरस नहीं होता। अब जो है सिर्फ एंटीवायरस नहीं होता, अब टोटल सिक्योरिटी चलता है। टोटल सिक्योरिटी में क्या होगा, आपकी फाइल भी स्कैन करेगा, डुप्लीकेट फाइल स्कैन करेगा। ठीक है, और बहुत सारी आपके रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, आपका पेरेंटल कंट्रोल लगाएगा, बहुत सारी चीजें लगती हैं, सेफ ब्राउजिंग लगाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो
हार्ड डिस्क हो गया, ये जो हार्ड डिस्क है हमारी, ये ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसमें आपके मैकेनिकल हार्ड डिस्क होती है, इसमें क्या होते हैं, डिस्क लगी होती है जो क्या करती है, प्लेट लगे होते हैं, मूव करती है, ठीक है। अभी क्या हो गया, हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब क्या आती है, एसएसडी आती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, नाम जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या, चिप बेस्ड मेमोरी होती है, जैसे पेन ड्राइव हो गई, वैसे ही वो भी होती है, चिप बेस्ड मेमोरी, ठीक है। अब देखिए पेन ड्राइव का साइज देखिए, 16 GB, 32 GB, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा होगा तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो चिप बेस्ड जो मेमोरी होती है वो कॉस्टली होती है, कॉस्टली होती है तो क्या है, और ये जो ट्रेडिशनल जो हार्ड डिस्क है ये उतनी कॉस्टली नहीं होती, ठीक है। जैसे अगर 2 TB का हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो चिप बेस्ड मेमोरी में वो क्या होगी, 15-16 हजार की मिलेगी एसएसडी, ठीक है। इसमें वो 3 या 4 हजार की आराम से मिल जाएगी आपको, ज्यादा ज्यादा 5 हजार की मिलेगी, ठीक है। तो कॉस्ट ज्यादा होती है, तो एसएसडी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि कम साइज की आती है, जैसे लैपटॉप आप लेने जाए तो अगर एसएसडी लैपटॉप में होगी तो 500 GB हार्ड डिस्क होगी, उसमें 1 TB की हार्ड डिस्क होगी, तो कॉस्ट क्या होगी, वो दूसरे उसमें आएगी। जैसे डेल या एचपी की वेबसाइट पे जाके आप लैपटॉप लें तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप स्पेसिफिकेशन को मैनेज भी कर सकते हैं, है ना। कौन सा स्पेसिफिकेशन चाहिए, कितनी रैम चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, उनकी अगर वेबसाइट पे जाके अगर देखते हैं, इसमें परचेज भले मत करिए, चेक करते रहिए, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के साथ में ये वाली हार्ड डिस्क लगेगी, ठीक है, इस तरह से वो मैनेज करते हैं, ठीक है। तो अगर एसएसडी होगी तो क्या होगा, उसका कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। मगर वो चिप बेस्ड मेमोरी है तो उसकी जो रीडिंग और राइटिंग स्पीड होती है वो लगभग 10 गुना होती है आपका नॉर्मल हार्ड डिस्क, ठीक है। तो जो ये स्लो वाला कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो सिस्टम आपने पावर बटन ऑन किया, भक्के से खुल जाएगा वो, जब आप 2 या 3 सेकंड लगेगा ऑन होने में। पहले क्या होता था, वो घूम रहा है, ऑन पासवर्ड डाल के ऑन कर दिया फिर भी वो लोड हो रहा है, क्लिक किया, अब ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधे जब डेस्कटॉप आ गया आपका, आप तुरंत क्लिक कर रहे कोई भी काम चालू करिए, ठीक है। तो उसकी रीडिंग राइटिंग स्पीड है वो बहुत फास्ट है, जिससे कि आप उसमें आसानी से वर्क कर सकते हैं। हैवी प्रोग्राम के लिए जैसे आप डिजाइनिंग करते हैं या आपका एनिमेशन हो गया, गेम हो गया, इन सब हो गए, तो उसमें क्या है वो आपका जरूरत पड़ता है ना। एवरीडे कंप्यूटिंग में तो उतना जरूरत नहीं है, मगर आप जैसे इस तरह का स्पेसिफिक काम करते हैं तो उसमें आपका जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये कंप्यूटर एक कैरेक्टरिस्टिक है, स्पीड हो गया, डिलीजेंस हो गया, ठीक है। स्पीड तो जानते होंगे, फास्ट कैलकुलेशन करता है, ठीक है। डिलीजेंस मतलब कि जैसे हम लोग हैं कि हम लोग भी तो रेस्ट चाहिए होता है, कि जैसे वर्किंग कर रहे हैं 8 घंटे तक काम कर सकते हैं या 6 घंटे लगातार काम करते हैं, तो उसके बाद नहीं काम कर पाएंगे, ठीक है। मगर इसमें कंप्यूटर क्या है, बिना रुके हुए अपना आराम से अपना काम करता रहता है, और वो भी क्या होगा, जो भी आपका रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, उसको एक्यूरेट रहेगा, रिलायबिलिटी, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन कर रहा है, जो भी वो काम कर रहा है, ठीक है। जैसे हम सपोज करते हैं कि अगर हमको कोई कैलकुलेशन करने को बोला जाए, 4x4 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर, ठीक है, 10 वेरिएशंस दिए गए हैं, तो जरूरी नहीं कि कुछ लोग 10 सही कर देंगे, कुछ लोग गलत कर देंगे। अब यही चीज उनको बार बार दी जाए तो रिजल्ट में चेंज मिलेगा, मगर कंप्यूटर के रिजल्ट में चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप एटीएम से 5,000 रुपए निकालने जाओ तो वो 5,000 देगा, कभी 4,000 निकालेगा, कभी 3,000 निकालेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन सब चीजों के कारण ही कंप्यूटर क्या रिलायबल है। अब देखिए, अब हर चीज में कंप्यूटर यूज होता है ना। पैसे वाले मामले की बात करते हैं, फाइनेंस में, सब में ही कंप्यूटर यूज होता है। तो क्यों यूज होता है, रिलायबल है इसीलिए यूज होता है, ठीक है। सभी लोग यूज करते हैं, वैसे हर जगह यूज होता है, डिफेंस है सब में यूज होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, नेटवर्क की। अब जो डिफेंस वाले हैं सिस्टम है वो क्या होता है, क्लोज्ड नेटवर्क होता है। क्लोज्ड नेटवर्क मतलब कि उनके जो ऑफिसर्स हैं वही आपस में ही जुड़े होते हैं, इंटरनेट से नहीं लेना देना होता उनका, ठीक है। और जो इंटरनेट वाला सिस्टम होता है वो अलग होता है, वो उनके नेटवर्क में नहीं जुड़ा होगा, ठीक है। तो कोई भी ले लीजिए, डिफेंस सर्विस, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, उनका अपना नेटवर्क चलता है, हाँ, ठीक है। ऑटोमेशन हो गया आपका, वर्सेटिलिटी होगी, अपने कंप्यूटर से आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। आप कंप्यूटर को सोशल मीडिया के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप ई कॉमर्स के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप कंप्यूटर के यूज सिर्फ मेल भेजना नहीं रह गया है, बहुत सारी चीजें आप उसमें कर सकते हो। और अगर हम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो आप नई नई चीजें डेवलप कर सकते हो, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या, अगर डिजाइनिंग करते हैं आप तो डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो कैड डिजाइन होता है, 3D डिजाइन होती है, बहुत सारी चीजें आप उसमें कर सकते हो। कंप्यूटर सिर्फ आपका वही है, मगर जो ग्राफिक वाले जितनी चीजें हैं उसके लिए आपका सिस्टम को क्या होना चाहिए, थोड़ा एडवांस होना चाहिए, ठीक है। एडवांस इन द सेंस कि अगर ग्राफिक वाली चीजें आप यूज करते हो तो आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए,
ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड एक डिवाइस होता है, इंटरनल डिवाइस होता है, जो ये क्या करता है, आपका कंपोनेंट ऐड करता है जिससे कि ग्राफिकल चीजें आपका सही दिखाई देती हैं। तो उसको ग्राफिकल के लिए क्या होता है, उसमें जीपीयू लगा होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है, जीपीयू लिख लीजिएगा। जैसे सीपीयू होता है वैसे ही क्या होता है, जीपीयू होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू। तो सीपीयू जो होता है वो कैलकुलेशन करता है, मगर जो प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू। ठीक है। तो अब जो जीपीयू है वो अलग कंपनीज बनाती हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे सीपीयू में 6 कोर हैं, 8 कोर हैं, 4 कोर हैं, जीपीयू में कई हजार कोर होती हैं। भाई बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। ठीक है। तो जैसे हमारे सीपीयू में दो 2 कोर, 4 कोर, 8 कोर, 10 कोर, 12 कोर होती हैं। जीपीयू में कई हजार कोर होती हैं, 5,000, 6,000, 4,000, 2,000, जैसी कॉस्ट है वैसा। ठीक है। अभी एक जीपीयू आया है जिसमें क्या है, 22,000 है, 22 से 27 ऐसे हजार है, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। ठीक है। तो कॉस्ट भी ज्यादा है उसकी, 3.5 लाख का है, 4 लाख का है। ठीक है। तो वो चिप जो है, और चिप के साथ क्या मेमोरी होगी, वो कहाँ लगेगा, सिस्टम में लगेगा। तो नॉर्मल सिस्टम में लगेगा ही नहीं। जैसे मैंने बताया ना अभी, i9 प्रोसेसर, उसकी मदरबोर्ड, उन सब में वो लगेगा। तो क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या पूछ रहे थे आप? हाँ। मतलब क्या है, होता क्या है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं। मल्टी प्रोसेसर मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसर। ठीक है। तो प्रोसेसर समझते हैं ना, प्रोसेसर समझ रहे होंगे, एक से ज्यादा प्रोसेसर। अब आपके मोबाइल में अगर 2 प्रोसेसर लग जाएं तो मोबाइल फास्ट हो जाएगा। 2 लोग हो गए ना काम करने के लिए, ये सेम वही चीज है कि 2 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। मगर बताने दीजिए, तो सारी सारी चीजें हैं उसमें, सब चीजें। अब देखिए, 2 प्रोसेसर लगेंगे तो उस 2 प्रोसेसर को लगाने के लिए मदरबोर्ड भी अलग आएगी, है ना, 2 जगह चाहिए ना लगाने के लिए, तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये पहले बहुत प्रचलन में था, जो बिजनेस सिस्टम्स होते थे उन सब में लगाया जाता था। ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन की एरर नहीं आती है, वो इसीलिए सिस्टम ऐसे बनाया जाता है। ठीक है। कॉस्ट बढ़ जाती है। अब फिर कॉस्ट कम करनी है तो क्या निकाला गया, कोर निकाले गए। कोर क्या होते हैं, आपके प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं। प्रोसेसर के अंदर कुछ ऐसे इंडिविजुअल यूनिट बना दी जाती हैं जो इंडिविजुअल अपना काम भी करते हैं। ठीक है। और मिल के भी काम करते हैं। तो अगर 2 लगी होंगी तो डुअल कोर हो गया, 4 लगी होंगी तो क्वाड कोर हो गया, 8 लगी होंगी तो ऑक्टा कोर हो गया, डेका कोर 10 हो गए, 12 भी होती हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब कोर, हर कोर अलग अलग काम करती है, और प्लस मिलके भी काम करते हैं। मगर सीपीयू कितना है, एक। ठीक है। ये देखिए, ये ग्राफ देख रहे हैं, सीपीयू का ग्राफ है। इसमें जितने बॉक्स देख रहे हैं उतनी कोर है। अब ये जो कोर है उसमें कुछ फिजिकल कोर भी है, 4 फिजिकल कोर है और 4 लॉजिकल कोर है। तो ग्राफ क्या बता रहा है, वर्किंग बता रहा है ना। तो सब में अलग अलग ग्राफ है ना, तो यानी कि वो अलग अलग वर्क कर। अब ये हम नहीं डिसाइड, मल्टी, एक मिनट बता रहे हैं। ठीक है। अब ये क्या कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। जैसे देख रहे हैं कि इसका इसका थोड़ा सिमिलर ग्राफ है ना। वर्किंग क्या है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है क्या वर्क करना है। बहुत सारे आइडल भी रहते हैं। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, मगर सिर्फ सीपीयू ही आपके सिस्टम की स्पीड को बढ़ा नहीं सकता है। ठीक है। जैसे असेंबल्ड सिस्टम जानते हैं ना, असेंबल्ड सिस्टम जो
जैसे एक ब्रांडेड सिस्टम होता है, ऐसे पहले क्या असेंबल्ड बहुत चलते थे, सारे कंपोनेंट खरीद लिए, है ना। तो उस समय ब्रांडेड सिस्टम महंगे हुआ करते थे, और कंपोनेंट हमें मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। मोबाइल के कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होते हैं, इसी वो असेंबल्ड नहीं हो पाते। ठीक है। तो असेंबल्ड सिस्टम में क्या है कि जैसे आपने सीपीयू ले लिया खूब बढ़िया वाला, है ना, सपोज इस समय की बात करते हैं, 20,000 का आपने ले लिया। ठीक है। अब फिर मदरबोर्ड लगाई आपने लोअर कैटेगरी की। अब लोअर और हायर कैसे डिसाइड होता है, एक तो पहले कंपनी से डिसाइड होता है, ठीक है, और प्लस उसकी कैपेबिलिटी से डिसाइड होता है, वो आपको देखना पड़ेगा स्पेसिफिकेशन में। इसीलिए हर कोई असेंबल्ड कंप्यूटर नहीं ले सकता है। आप भी अगर लेने जाओगे, सर जी, सर कंप्यूटर चला गया है, पानी पियाइए सर जी। ठीक है, तो आप भी अगर लेने जाओगे कंप्यूटर तो ऐसा नहीं जाओगे, आप किसी ऐसा को पकड़ के लेके जाओगे जिसको नॉलेज है ना। तो क्यों है ऐसा, उसको पता है, और यही होता ही था असेंबल्ड कंप्यूटर में। किसी एक के साथ जरूर जाते हैं जो जानकार आदमी हुआ था। ठीक है, तो उसको भी सारी जानकारी थोड़ी ना होती। ठीक है। तो अब हमारे लिए कॉस्ट फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो कोई कहता है कि हाँ रैम ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है भाई रैम ज्यादा होनी चाहिए, मगर जो सीपीयू लगा रहे हो क्या वो ज्यादा रैम मैनेज कर पाएगा, ये भी होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका सिस्टम परफॉर्म करेगा अच्छा, ये डिपेंड करता है आपका मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, इन चारों फैक्टर पे। ठीक है। जब तक ये चारों फैक्टर अगर एवरेज है, अगर आप एवरेज सिस्टम ले रहे हैं, एवरेज कॉस्ट ले रहे हैं तो एवरेज लगाइए, हायर ले रहे हैं तो सब हायर लगाइए, वरना एक चीज दूसरे को क्या करेगी, बॉटल नेक करेगी। जैसे टीम है ना, टीम, जैसे टीम में खेल रहे हैं, तो अगर 5 खिलाड़ी बेकार हो गए, जैसे 5 खिलाड़ी रनिंग जीरो पे घुस गए, तो बाकी के 5 कितने रन बना पाएंगे। और भले ही पांचों ने क्या कहते 50 या 60 रन बना दिए, कोई सेंचुरी नहीं लगी है, जोड़ लीजिए रन। समझ रहे हैं इस चीज को, तो ये फैक्टर यही रहता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक में भी यही चीज रहती है। मगर लोग गलती क्या करते हैं कि हम, जैसे क्या है कि सीपीयू जो होते हैं उनकी मैक्सिमम रैम को मैनेज करने की लिमिटेशन होती है। पहले जो सीपीयू आते थे वो 8 जीबी, 16 12 जीबी से ज्यादा रैम मैनेज नहीं कर पाते थे। अभी क्या है वो लिमिट नहीं है, मगर हर सीपीयू में ऐसा नहीं है। ठीक है। जिसकी कॉस्ट ज्यादा होगी उसमें यही सारी चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, वो कहाँ से पता चलती हैं, उसकी वेबसाइट पे जाके। जैसे अगर इंटेल का सीपीयू ले रहे हैं, ठीक है, कभी भी आप लैपटॉप भी लें, डेस्कटॉप भी लें, जैसे ये, ठीक है, ये खुला हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ i3 है ये, और ये शुरू का जो 10 है वो 10th जनरेशन बता रहा है, 10 जनरेशन का सिस्टम है। और ये इसका नंबर है, तो ये टोटल मिलकर क्या है, इसके नंबर है। ठीक है, प्रोडक्ट नंबर बोल लीजिए। ठीक है, तो आप इसको इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कैसा सीपीयू है, क्या क्या चीजें हैं। तो क्या क्या देखना होगा आपको, स्पीड कितनी है, रैम कितना मैनेज कर सकता है, रैम किस स्पीड से मैनेज करेगा, ठीक है, इसकी कैश मेमोरी कितनी होगी, कोर कितने हैं। ठीक है, बेसिक चीज देखनी है, बहुत ज्यादा मैं बता भी नहीं रहा हूँ, इतनी बेसिक चीज देख लीजिए। ठीक है, वो सफिशियंट रहेगा। लैपटॉप ले रहे हैं आप, ठीक है, तो सब लैपटॉप 60,000 रुपए के आते हैं, सब में 8 जीबी रैम, 10 जीबी रैम, 16 जीबी रैम होती है। ठीक है, तो नंबर से मत जाइए। ठीक है, इसके नंबर को सर्च करिए, पता चल जाएगा कौन कितना अच्छा है। ठीक है, और प्लस जैसे आपने लिया है कि एमआई के भी लैपटॉप आने लगे हैं, ठीक है, एचपी के भी लैपटॉप आते हैं। तो एक कंपनी जो पहले से जो बना रही है तो उसके जो मदरबोर्ड की क्वालिटी अच्छी होती है। जैसे एसर के भी लैपटॉप आते हैं, तो एचपी के एसर के लैपटॉप में सस्ते, एसर के सस्ते होते हैं, क्यों सस्ते होते हैं, क्योंकि इनको जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्या हो गया, ठंड लग रही है, वो उधर बैठ जाइए सर। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उनके जो क्वालिटी है वो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए वो कॉस्ट कम रखते हैं। हम लोग सोचते हैं सस्ता मिल रहा है, सस्ता किसी रीजन से ही माइनस हो गया कुछ मिलता है सस्ता, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, एसर का सस्ता होगा, एचपी का महंगा होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल अंतर होता है, कोई अंतर नहीं है, हम कह रहे हैं स्पेसिफिकेशन पूरा सेम है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ, क्योंकि अपनी अब जैसे एप्पल का फोन है, ठीक है,
एप्पल फोन में कभी कभी ये नहीं बात करता तो उसमें रैम कितनी है, ठीक है। और ये वन प्लस है, वो कहता है 16 GB रैम, पता नहीं किस जमाने में 16 GB रैम दे रहा है। हमारे यहाँ डेस्कटॉप में 16 GB रैम नहीं रहती, 12 GB रैम नहीं रहती है। करीब वन प्लस कब आया है, करीब 7-8 साल पहले की बात करते हैं, उस समय उसके 12 GB रैम वाले फोन हुआ करते थे, ठीक है। उस समय हम लोग 4 GB चलाते थे, है, झूठ नहीं लिखता है। वो स्पेसिफिकेशन है, आप चेक कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं सही है, हमारी नीड नहीं है उतनी, ठीक है। अब आप खुद सोचे ना, कॉम्पैक्ट डिवाइस है, उसमें 12 GB रैम 16 GB रैम में कोई मतलब नहीं है। हाँ, डेल वाला महंगा है इसलिए क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है, जो लगा रहा है वो बढ़िया क्वालिटी का होता है। एसर के लैपटॉप पे सबसे पहले क्या होता है, कीबोर्ड ही चला जाता है। कीबोर्ड जो होता है ना, वो बहुत बहुत महंगा आता है वो। सबसे ज्यादातर कीबोर्ड खराब होते हैं उनके। प्रेस कर रहे हो ना, वो सॉफ्ट लगे होते हैं ना, ठीक है, सॉफ्ट प्रेस होता है ना वो, नॉर्मल कीबोर्ड नहीं होता है, ठीक है। कीबोर्ड से लेते हैं, एचपी डेल के भी जाते हैं, मगर प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो एसर में जाया जाता है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कंपनी बेकार है, बहुत सारी चीजें अच्छी, ठीक है। कॉस्ट का अंतर वो स्पेसिफिकेशन से नहीं कर सकते, जैसे सेम प्रोसेसर लगाया है, ठीक है, तो इंटेल का अगर प्रोसेसर सेम है तो दोनों को ही सेम कॉस्ट देनी है, ठीक है। मगर क्या होगा, रैम 16 GB है तो किस कंपनी की रैम लगी है, ठीक, किस स्पीड की रैम लगी है, इससे ही फर्क रहता है। जैसे एक कंपनी है, कोर्सियर कंपनी है, रैम बनाती है, ठीक है। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो अच्छी रैम बनाती है, अच्छी रैम इन द सेंस कि वो रैम चलती जाएगी, आपका आपका सिस्टम बेकार हो जाएगा मगर रैम कभी खराब नहीं होगी, ऐसा रहता है वो, ठीक है। वो चलते रहे कोई, अब यही, अब वो मगर वो महंगी आती है, ठीक है। जैसे दूसरी चीज, एक चीज होती है एसएमपीएस होता है, पावर सप्लाई जो होती है आपके सिस्टम पे, ठीक है। अब हाँ, तो वैसे इंटेस इंटेस कंपनी लगते हैं ना। अब ये क्या होता है, एक कंपनी है कूलर मास्टर, उसके एसएमपीएस आते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल 550 वाट की बात करते हैं तो उसका जो एसएमपीएस है वो 5-6 हज़ार रुपए का आता है, सिर्फ एसएमपीएस, ठीक है। इतने में हमको कैबिनेट के साथ एसएमपीएस मिल जाता है। मगर वो एसएमपीएस है, तो उसमें क्या अंतर क्या होता है, उसमें क्या होता है कि वो 550 वाट का है, तो उसमें क्या होता है, एक फिक्स फैक्टर होता है जैसे कि 80% 85% एफिशिएंसी, यानी कि हमेशा वो 550 वाट का 85% वो आउटपुट देगा ही देगा, हमेशा। मतलब उसमें कोई वो ही नहीं है। और इसमें क्या है, ये 0 वाट पे भी जा सकता है। तो जो ऐसे पुराने से असेंबल सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी होती है, एसएमपीएस की ही होती थी, एसएमपीएस खराब हो जाती थी। अब पावर सप्लाई नहीं है तो कोई कंपोनेंट चलेगा नहीं, और एसएमपीएस खराब नहीं होगी तो वो जिस कंपोनेंट पे लगा है उसको खराब कर देता है। तो अच्छी क्वालिटी का ले किस ले रहे हैं, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वही बात करें ना, जब आप उस तरह का काम करोगे तो आपकी कॉस्ट भी वैसे मैनेज करोगे ना। अब आपने 2.5 लाख रुपए का लैपटॉप ले लिया, ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए लैपटॉप को मैनेज करने के लिए भी आपके पास कॉस्ट होनी चाहिए ना। जैसे हम कार, सिंपल कार लेते हैं ना, तो हमारी इनकम अगर कम है तो हम 20 लाख की कार थोड़ी ले पाएंगे। जैसे मैंने कार लिया था 2013 में, ठीक है, तो उस समय मेरे को इंश्योरेंस का पैसा देने का, अगर आप है, 24 हज़ार रुपया इंश्योरेंस होता था, ठीक है। तो अगर आप इंश्योरेंस का पैसा नहीं दे पाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं ना उसको लेने का, या अगर उसमें कुछ डैमेज हो जाए। अब आपकी इनकम क्या है, 15-20 हज़ार रुपए है, ठीक है। अब आप 5-6 लाख की कार ले रहे हो तो उसको मेंटेनेंस करने के भी तो वो होने चाहिए, यही चीज। तो ये तो जाहिर सी बात है, लॉजिकल सही है कि खराब हो जाए, वहां खराब होते नहीं है, ठीक है, अगर रख रखाव सही है। ये टास्क मैनेजर है, ये है देखिए, टास्क मैनेजर बोलते हैं इसको। तो प्रोसेस में ये बताता है कि कितनी प्रोसेस चल रही है, कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन है, कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन है, डिस्क यूटिलाइजेशन है, ये सब बताता है आपको, ठीक है। यहाँ पे हर प्रोसेस के सामने लिखा हुआ है कितना यूटिलाइजेशन चल रहा है। ये डिस्क जो है यूटिलाइजेशन 100% है क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। जूम देख रहे हैं ना ये, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो रिकॉर्डिंग कंटिन्यूस क्या हो रहा है, आपका हार्ड डिस्क पे सेव भी हो रहा है, इसीलिए 100% डिस्क यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो टास्क मैनेजर का फायदा क्या होता है, कोई भी ऐसे एप्लीकेशन नहीं मतलब हैंग हो गई है तो आप इसको राइट क्लिक करके इसको एंड भी कर सकते हैं,
कंट्रोल ऑल्ट डेल शॉर्टकट होता है इसका। ठीक है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो टास्क मैनेजर आता है यहाँ पे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का?